अच्छा यार, हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टेटमेंट्स बनाएंगे, हाँ, वो दो शक्लों में बनेंगी। या तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि पिछले कुछ दिनों पहले आपकी इन्वेंट्री काउंट हुई होगी और उसके बाद से लेके क्लोजिंग डेट तक आपकी कोई इन्वेंट्री काउंट नहीं हुई होगी, तो आप क्या करोगे, उस इन्वेंट्री को एडजस्ट करके क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लोगे। और कभी कभी ऐसा सवाल आ जाएगा कि आपको आगे की डेट की इन्वेंट्री दे दी जाएगी और आपको रिवर्स वर्किंग करके पीछे जाके अगेन क्लोजिंग डेट की इन्वेंट्री निकालनी है। इवेंचुअली आपने निकालनी किस डेट की इन्वेंट्री है? निकालनी है आपने 31 दिसंबर की है क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ही उन गुड्स के बारे में जो अभी तक बिकी नहीं है, गुड्स बच गई हैं, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री ही होती है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू या बैकवर्ड के थ्रू ये सवाल पे डिपेंड करेगा। सही, अगर आपको पुरानी डेट दी हुई है और आगे की निकालनी है तो फॉरवर्ड जाके ही निकलेगी, और आगे की डेट दी हुई है और फिर पीछे आके निकालनी है तो फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी है। सही, ऐसा होने वाला। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें सबसे पहले यहाँ पे, तो आप स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपको फॉरवर्ड जाके सवाल को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री एट 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर की इन्वेंट्री आपको दी हुई होगी। अब फर्ज करो कि 25 दिसंबर की आपको इन्वेंट्री दी हुई है और आपने निकालनी कब की है? 31 दिसंबर की इन्वेंट्री निकालनी है। तो फिर वो आपको सवाल में एग्जामिनर बोलता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इन्वेंट्री मजीद खरीद ली, तो उस इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री भी आ चुकी है और साल के आखिर में तुम्हारे पास मौजूद है, तो उसको क्या करोगे? ऐड बैक कर दोगे। फिर इसी तरीके से अगर तुमने कोई इन्वेंट्री जो इन दिनों के दरमियान, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना, ये इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे 25 से लेके 31 तक की तारीख की इंफॉर्मेशन होगी, और वैसे तो ये 26 से स्टार्ट करेगा और 31 तक की इंफॉर्मेशन देगा। 25 की इन्वेंट्री दी हुई, अब 26 को क्या हुआ, 27 को क्या हुआ, 28 को क्या, इन दिनों के दरमियान की बात करेगा। तो इन दिनों के दरमियान अगर तुमने परचेज कर ली तो ऐड कर दोगे, और अगर कुछ परचेज रिटर्न कर दी इन दिनों के दरमियान, तो वो आप परचेज कर रिटर्न हो गई, तो अब इन्वेंट्री क्लोजिंग के अंदर वो वाली इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई होगी, तो देयरफॉर उसको आप क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट कर दोगे, यानी लेस कर दोगे। इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, नॉर्मल बात चल रही है, आम सी बात चल रही है इन्वेंट्री की। आगे अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दीस 5-6 डेज और अ वीक, अगर आपने इन दिनों कोई सेल्स कर दी, कोई सामान बेच दिया, तो अब वो तुम्हारे पास इन्वेंट्री में तो मौजूद नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी इन्वेंट्री में तो मौजूद नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर अगर तुम कोई सेल्स करते हो तो उसको यहाँ से क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट कर दोगे। लेकिन ये बात हमें पता है कि हम इन्वेंट्री कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो तुम्हें सवाल में सेल्स दी हुई होंगी ना, वो सेलिंग प्राइस के थ्रू दी हुई होंगी। तो पहले तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के अंदर, मार्कअप मार्जिन इस्तेमाल करते हुए। जब सवाल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ये बात याद आ जाएगी मार्कअप मार्जिन क्या होता था, किस पे अप्लाई होता था। लेकिन उसके थ्रू आप क्या करेंगे? पहले सेल की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और उस कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे, क्योंकि वो सामान बिक गया 26 से लेके 31 तारीख तक, तो 31 तारीख को वो सामान मौजूद नहीं होगा, तो देयरफॉर सबट्रैक्ट कर देंगे। और अगर कोई सामान वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो रिटर्न होने की वजह से आप क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि वो आपके पास इन्वेंट्री वापस आ गई है। लेकिन अगेन सेल्स जो की जाती है वो सेलिंग प्राइस पे की जाती है, और जो उनकी रिटर्न आती है वो भी सेलिंग प्राइस पे ही आती है। लेकिन जब आप वो रिटर्न आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेलिंग प्राइस पे कभी रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड की जाती है। सही है जी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इस पीरियड में 26 तारीख से लेके 30 तारीख के दरमियान अगर ओनर कुछ गुड्स उठा के घर पे ले गया, तो वो इस दौरान ले गया, तो 31 तारीख को वो गुड्स बची भी नहीं होंगी, वो घर लेके जा चुका है। तो अगर कोई ड्राइंग्स करनी है उसमें, तो वो ड्राइंग्स को आप क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। सही है, बात समझ है। इसी तरीके से अगर आप ये देखते हैं कि आपने अपनी इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू कर दिया है, आपने क्या कर दिया है? अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा दिया है, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो अब इन्वेंट्री को कम करोगे। कम करना है तो इसका मतलब लेस कर दोगे। अगर इस पीरियड के दौरान तुम्हारी सवाल में बोलता है कोई इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, किसी भी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सपायर हो गई, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो इन्वेंट्री आपकी जाया हो चुकी इस टाइम पीरियड में, तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में वो मौजूद नहीं होगी, देयरफॉर लेस कर दो, देयरफॉर लेस कर। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगली यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, एड इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब ये सुनिएगा जरा, सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है, यही पे बताता हूँ, या चले यहां से बताता हूँ। गुड्स सेंड टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। पहले इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, और इसकी डेफिनेशन की आप लोग अभी फिलहाल तस्वीर देख लें, उसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा
तो ये जो सेल और रिटर्न बेसिस होता है, ये होता क्या है? When, अब जरा देखिएगा, when goods are sent on a sale or return basis, these goods are not treated as sales unless customers confirm the purchase of goods. सबसे पहली चीज, ये सेल और रिटर्न का होता क्या है? भाई हमारी कंपनी है, हमारी फर्म है, सही है, हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डिफरेंट दुकानों पे रखवा के आते हैं और हम उनको ये बोलते हैं कि भाई अगर ये प्रोडक्ट बिक गया ना तो इसके मुझे पैसे दे देना, वरना ये प्रोडक्ट मुझे वापस कर देना। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, तो न्यूज़पेपर वाली जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, डिफरेंट स्टॉल्स के ऊपर जाती है और वहां पे जाके अपने न्यूज़पेपर सुबह को रखवा के आ जाती है, शाम तक जो बिक गए उसके पैसे ले आती हैं और बाकी न्यूज़पेपर लाके उस पैसे को, पैसा बोल रहा हूँ, पैसे को तो लाएंगी, साथ में जो न्यूज़पेपर है उसको रिसाइकिल करके अगले दिन का वो दोबारा से प्रिंटिंग स्टार्ट कर लेंगे। बात समझ आती है? सही। अच्छा, अब जो बिजनेस है, मैंने अपना सामान उठाया और आपके वेयर हाउस में रखवा दिया है, सामान आपकी दुकान में रखवा दिया है, चले सामान आपके शोकेस में, आपके शेल्फ के ऊपर मैंने सामान रखवा दिया। ये सवाल दिमाग में आता है मेरे कि जब मैं इन्वेंट्री काउंट करने जाऊंगा तो इन्वेंट्री रखी कहाँ होगी? मेरे वेयर हाउस में। मैं गया, मैंने दरवाजा खोला, मैंने इन्वेंट्री काउंट करी, जो सामान मैंने आप लोगों के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है, अब वो इन्वेंट्री यहाँ मौजूद होगी मेरे वेयर हाउस में? नहीं, वो तो किसी और के वेयर हाउस में। लेकिन क्या वो इन्वेंट्री बिक चुकी है या अभी बिकी नहीं है? जिसको मैंने दिया ना, उसने ये वादा नहीं किया है कि मैं खरीद रहा हूँ, उसने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि मैं खरीद रहा हूँ। तो जब भी गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर किसी के पास रखवाई जाती है तो वो गुड्स को सेल्स नहीं माना जाता बल्कि इन्वेंट्री में काउंट किया जाता है। और लॉजिकल भी है, क्योंकि भाई जब सामने वाले ने अभी अग्री नहीं किया, बिक गई तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन नहीं बिकी तो तब तक मैं उसको क्या मानूंगा, ये मेरे पास ही इन्वेंट्री रखी हुई है, बस मेरे वेयर हाउस से निकल के दूसरी दुकानों के शेल्फ पे रखी हुई है, इस टाइम पे शाम तक वापस आ जाएगी अगर नहीं बिकी तो कुछ बिजनेसेस गलती करते हैं सेल और रिटर्न को सेल्स मान के, ये सेल्स नहीं हुई है। तो जब भी ये टर्म इस्तेमाल हो ना, सेल और रिटर्न बेसिस, तो आप फौरन समझ जाना कि ये सेल्स नहीं है और आपने ये इन्वेंट्री कहीं और रखवाई हुई है। तो अब जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो, जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो तो इसको इसमें काउंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 25 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में मैंने 5,000 रुपए की ऐसी इन्वेंट्री थी जो मैंने रखवाई भी है डिफरेंट दुकानों के ऊपर। अब मैं अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट करने जा रहा हूँ 31 तारीख को, तो क्या ये 5,000 रुपए की जो इन्वेंट्री कॉस्ट रखती है ये मेरी इन्वेंट्री में काउंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो सेल और रिटर्न बेसिस को मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब आओ यहाँ पे हम देखते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर, तो इसने क्या किया हुआ है, इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न बेसिस को क्या करा हुआ है, ऐड या लेस? ऐड किया हुआ है। बात समझ रहे? यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसने ऐड कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से परचेज और रिटर्न बेसिस भी होता है। अब ये परचेज और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या समझ आ रहा है? सेल और रिटर्न का मतलब तो ये होता है कि हमने किसी के पास इन्वेंट्री रखवाई, सही है। परचेज और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है कि हमारे पास किसी ने इन्वेंट्री रखवाई की है बेचने के लिए, किसी ने हमारे पास इन्वेंट्री रखवाई है। सेल और रिटर्न में क्या था, हम किसी के पास रखवा रहे थे। परचेज रिटर्न में क्या है, कोई बंदा हमारे पास इन्वेंट्री रखवा के गया था। मैंने उससे ये वादा नहीं किया कि मैंने तुमसे ये इन्वेंट्री खरीद ली है, मैंने उसको अपनी इन्वेंट्री नहीं बनाया है, लेकिन मैंने ये बोला कि बिक गई तो पैसे ले जाना, वरना शाम तक ये इन्वेंट्री वापस ले जाना। सवाल ये उठता है, क्या ये मेरी अपनी इन्वेंट्री है या किसी और की इन्वेंट्री है जो मेरे इस टाइम पे वेयर हाउस में पड़ी है? किसी और की है। तो जब मैं अपनी इन्वेंट्री को काउंट करूंगा तो इस वाली इन्वेंट्री को शामिल करूंगा या नहीं करूंगा? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, लेस परचेज और रिटर्न बेसिस। क्या किया हुआ है, लेस। इसको मैं परचेजेस नहीं मानूंगा, ये बेसिस है, परचेज और रिटर्न बेसिस है। हाँ, मैं उसे कंफर्म कर दूंगा ना फोन करके, हाँ भाई सारा सामान मैं उठा रहा हूँ तेरा, फिर मैं परचेज रिकॉर्ड कर लूंगा अपने पास, लेकिन मैंने उसे कंफर्मेशन नहीं दी है ना, तो इसका मतलब ये अभी परचेज और रिटर्न बेसिस में मेरे पास सामान पड़ा हुआ है और ये मेरी इन्वेंट्री नहीं है। बिक गई तो बोलूंगा सेल हो गई, वरना इसको शाम तक वापस कर दूंगा। तो मैं अगर अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं अगर अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसके अंदर परचेज और रिटर्न बेसिस शामिल नहीं करूंगा, लेकिन जो सेल और रिटर्न बेसिस होगा वो शामिल करूंगा, क्योंकि वो मेरी इन्वेंट्री है, किसी और के पास रखी हुई है। हाँ, बात समझ आई? ये बात किस हद तक आपको समझ आ रही है, पहले आप मुझे ये बताएं। अगर आपके दिमागों में कोई क्वेश्चन आ रहा है इन दोनों बातों से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछें। उसको ये फायदा है कि उसकी सेल्स हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है तो उसकी इन्वेंट्री उसके पास पड़ी हुई है ना। आप जैसे कि
मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि भाई आप जो है जो ये डॉन और वंडर और जो ब्रेड होती है ये सुबह को कंपनी से रखवा के चली जाती है, नहीं बिकी तो वापस उसको ओवन में दोबारा से सही करके और दोबारा नेक्स्ट डे बेचते हैं। सही है, तो वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखो मुझे एक बात बताओ, कोई भी इतना बड़ा रिस्क इतने ऐसे पेरिशेबल आइटम या ऐसी पेरिशेबल गुड का क्यों लेगा जिसकी लाइफ ही एक दिन है, अगले दिन वो खराब हो जाएगी। तो यार मैं इतना सारा माल क्यों उठाऊंगा, एक दिन अगर आज खुदा ना खास्ता कोई हड़ताल हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई स्ट्राइक हो गई, या मेरा माल तो मेरे पास पड़ा रह गया और मैंने ये खरीदा हुआ था, अब ये कंपनी वापस तो नहीं लेगी, तो हम कंपनी को ये बोलते हैं भाई आप इसको दोबारा सही कर सकते हो तो हमें ये सामान सेल रेंट बेसिस पे बेचो, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ है ही बहुत कम, ये सामान है ही ऐसा। बात समझ आई, समझ रहे हो इस बात? सही, तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, हम इस बेसिस पे सामान उठा लेते हैं और इसी तरीके से वो लोग हमारे पास इस बेसिस पे सामान रखवा देते हैं। सही बात समझ रहे, या इसी तरीके से हम अपना सामान कंपनी किसी और के पास रखवा देती है, तो वो रखवाना सामान सेल और रेंट बेसिस, और किसी का सामान आपके पास रखा होना परचेज और रेंट बेसिस। सिंपल। तो सेल और रेंट बेसिस आपकी अपनी इन्वेंट्री है और परचेज और रेंट बेसिस जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है वो आपकी अपनी नहीं है, वो किसी और ने आपके पास रखवाई है। वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप अगर पीपल को भूल भी जाओ तो सेल और रिटर्न और परचेज और रेंट में आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, कि ये ऐड क्यों हो रहा है या सेपरेट क्यों हो रहा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी बातें मैंने ऊपर से नीचे लिखी है ये ऐड या लेस क्यों हो रही है, पता है पेपर के अंदर आपको ये याद नहीं करना कि ऐड करेंगे या लेस करेंगे, खुद सोचो ये मेरे पास साल के आखिर में है इन्वेंट्री या नहीं है तो ऐड, नहीं है तो लेस, अगर स्ट्रेट जा रहे हो शुरू से आगे जा रहे हो फॉरवर्ड जा रहे हो, सिंपल रखना है इस चीज, जो बिक गई माइनस, जो खरीद ली प्लस, सिंपल। सेल और बेसिस के ऊपर है। देखो इसके ऊपर ऐसा होता है कि हमने कुछ कंपनी सिक्योरिटीज ली हुई होती है कुछ कंपनीज ने, तो वो सिक्योरिटी में से कुछ पैसा काट लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि पूरी जिम्मेदारी नहीं उठाती क्योंकि उसकी अपनी गुड नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप किसी को सामान दो और वो जानबूझ के खराब कर रहा हो आपका सामान। सही, तो वो कुछ सिक्योरिटी होती है तो वो सिक्योरिटी के ऊपर कोई ना कोई बात बैठती है। सही है, लेकिन उसका हमारी इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं बनता। सही, वो एक डिफरेंट अलग एक सिक्योरिटी रखी हुई होती है कंपनी। सही, ऐसे ही आपको पता है जो ये हमारे जो डेयरी फार्म वाले होते हैं, दूध वाले जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने पहले से ही 50-60 लाख रुपए भाड़े में अपने जमा करवाए थे। सही है, एडवांस में पैसा इन्होंने जमा करवाया हुआ होता है, और फिर ये क्या करते हैं, ये उनसे परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो वो एक बंदी उसे कहते हैं कि भाई अब ये जो भी जितना भी हमारे पास आज प्रोडक्शन होगी मिल्क की, वो इन लोगों को इतने इतने लीटर जो इनकी डिमांड है वो इनको दिया जाएगा, तो वो पहले से एक सिक्योरिटी रखाई हुई होती है। तो ये सिक्योरिटीज तो होती हैं सबके बिजनेस के अंदर होती है कि उनको ये पता होता है ना। देखो आप खुद सोचो, जो बाड़े वाला है, जो डेयरी फार्म वाला है, जब वो जो वहां पे उसकी मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है, सही है, अब मैंने उससे बोला भाई मैं तुझसे हर महीने या हर रोज 40 लीटर जो है वो दूध लेके जाऊंगा, एक दिन मैं नहीं गया उसके पास लेने, उसका तो नुकसान हो गया क्योंकि उसने तो मुझसे बात बना के रखी हुई थी, तो अब जो उसका नुकसान है ना, जो मैंने उसको 50-60 लाख रुपए जमा करवाए हुए ना, उसमें से वो पूरा करते हैं, तो वो सेफ हो गया। बात समझ आई, गेम होती है, नॉर्मल है। सही, नॉर्मल है, ये गेम है, आम सी गेम है, तो ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। सही, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, तो इस तरीके से हो रहा होता है, इस तरीके से हो रहा होता है। अब भाई मुझे बताओ ना, वो दूध का क्या करेगा, सोचो, खुद सोचो ना। एक दिन अगर देखो बाड़े में ऐसी कोई मशीन वगैरह नहीं लगी हुई होती, वो वहीं से ही उसमें डालते हैं कंटेनर में, ट्रक पे चढ़ाते हैं, ट्रक वाला गधे घोड़ों की तरह भगाता हुआ आ रहा होता है, धड़ धड़ धड़, एक आध सामने दुकान के आगे अगली दुकान में निकला। आपने कभी देखा होगा, लड़कों ने तो देखा होगा कभी, दूध वाले के सामने जो गाड़ी आगे रुकती है तो पागल नहीं हुए होते जंगली, आएंगे धड़ धड़ नीचे फेंकेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, चढ़ेंगे, चल निकल गए। क्यों भाई, वो खराब हो जाएगा। सही है, वो खराब हो जाएगा, गर्मी है और दूध के अंदर बर्फ बर्फ नहीं डाल सकते, ये फालतू बात। सही, खैर ये मैं आप लोगों को ऐसी बता दूं ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो कि आम जिंदगी में ये चल रहा होता है, ये सारी चीजें चल रही है। सही, अच्छा भाई, तो ये आपका हो गया लेस गुड्स एक्वायर्ड ऑन परचेज और रिटर्न बेसिस, और आखिर में आपके पास जो इन्वेंट्री आएगी वो इन्वेंट्री होगी किस दिन की, 31st ऑफ दिसंबर, और सोचो निकाल भी किस दिन की इन्वेंट्री रहे थे, 31st ऑफ दिसंबर की। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो शुरू कहां से करोगे, एक हफ्ता पहले 25 तारीख से, खत्म कहां करोगे, 31 तारीख, क्योंकि तुम्हें इनकम स्टेटमेंट में कौन सी क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है, ये वाली करनी है। अब इस पूरे सिनेरियो में मैंने आपको सिर्फ पता है क्या चीज नहीं सिखाई हुई, ये जो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्जन करनी है, इसके अलावा आपको बाकी सारी चीजें सीखे हुए, इसके अलावा बाकी सारी चीजें, क्योंकि जो सेल्स होती है ना वो सेलिंग प्राइस पे होती है, और जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो कॉस्ट या एनआरपी पे रिकॉर्ड की जाती है। सही है, तो वो अभी हम आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, ये तो सिनेरियो क्रिएट हो गया हमारा
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं बोलना चाहिए इस चीज को, ये फॉरवर्ड स्टेटमेंट बनी हुई है, सही, इन्वेंटरी वैल्यूएशन फॉरवर्ड स्टेटमेंट। बैकवर्ड की क्या कहानी होगी, अब वो आपको आगे की डेट की इन्वेंटरी दे देगा और आप बोलेगा पीछे आके मुझे बताओ 31 तारीख की इन्वेंटरी कितनी, यानी कि अब आपको वो क्या दे रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एट 10th ऑफ जनवरी, और आपने निकालनी कब की है, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी या कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एट 31st ऑफ दिसंबर, यानी कि अब आपने पीछे आना है। तो आपको बोल देगा 10 तारीख को ये इन्वेंटरीज है, मुझे बताओ 31 तारीख को कितनी इन्वेंटरी होनी चाहिए। अब सारा काम उल्टा हो जाएगा, अब सारा काम उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम परचेजेस को लेस करेंगे, क्यों परचेज को लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि वो ये बोल देगा, एग्जामिनर ये बोल देगा कि भाई फर्स्ट ऑफ जनवरी से लेके 9th ऑफ जनवरी तक ये ट्रांजेक्शन हुई है। अच्छा, ये जितनी ट्रांजेक्शन हुई है ये 31 दिसंबर के तो बाद ही हुई है, तो अगर 31 दिसंबर के बाद कोई परचेज हुई है तो क्या वो परचेज 31 दिसंबर को मौजूद होगी आपके पास, नहीं, लेकिन क्या वो परचेज की अमाउंट 10 जनवरी वाली वैल्यू के अंदर इंक्लूडेड होगी, क्योंकि आपने खरीदा हुआ है तो उसमें तो इंक्लूड होगी। तो वापस पीछे आना है तो उस परचेजेस को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, क्योंकि वो 31 को मौजूद नहीं थी, वो पहली को आई है, वो पहली को आई है, हमें 31 की इन्वेंटरी चाहिए तो माइनस कर देंगे। साउंड्स गुड, ये बात समझ आती है, मतलब अजीब सी बात तो नहीं लग रही कि मैंने ये माइनस क्यों कर दी परचेज, ये तो हमने खरीदा, इन्वेंटरी होनी चाहिए, हाँ खरीदा, लेकिन क्या 31 तारीख को ये इन्वेंटरी मौजूद थी, नहीं, 31 के बाद खरीदा, तो 31 को नहीं था तो माइनस कर दो, क्योंकि तुम्हें तो इन्वेंटरी किस दिन की चाहिए, आगे से पीछे जाओ या पीछे से आगे आओ, दोनों में इन्वेंटरी तुम्हें क्लोजिंग डेट की चाहिए, सही है बात समझ रही। अगर तुम इधर देखो, फॉरवर्ड के अंदर देखो, तो तुमने परचेज को क्या करा था, ऐड करा था, क्योंकि क्लोजिंग से पहले तुमने ये सामान खरीद लिया था, और यहाँ पे तुमने लेस करा है क्योंकि क्लोजिंग होने के बाद तुमने ये सामान खरीदा है, क्लोजिंग तो 31 तारीख थी, उसके बाद खरीदा है, पहली से 9 तारीख के दरमियान खरीदा है, हाँ जी सही है। अच्छा जी आगे, फिर जाहिर सी बात है परचेज रिटर्न्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, 22% सिचुएशन बनती है, क्या समझाऊं इसके बारे में। सेल्स जो है अगेन कॉस्ट प्राइस, लेकिन सेल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। क्यों ऐड बैक कर देंगे भाई सेल्स को सर, सोचो मेरे पास जो इन्वेंट्री 31 तारीख को मौजूद थी, 31 दिसंबर को, वो मैंने 2 जनवरी को बेच दी, तो अब जो 10 जनवरी की इन्वेंट्री आएगी उसमें वो इन्वेंट्री शामिल होगी जो मैंने बेच दिया, नहीं होगी, लेकिन क्या वो इन्वेंट्री 31 दिसंबर को मेरे पास थी, तो अब उसको क्या करो, अगर तुमने इस दौरान बेच दी तो ऐड बैक कर दो, ऐड बैक कर दो, और क्या, कोई मुश्किल बात कर रहा हूं नहीं। अब इसको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, ये अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि यार शायद हमें इस एडलेस को याद करना पड़े, आपको कसम खुदा की कुछ नहीं याद करना पड़ेगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद सोच रहे हो यार, हाँ यार ये पहले नहीं था अब है, सही है, तो आप माइनस कर दो, पहले वाला अगर निकालना है ऐसे करना है आपने, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं सोचना, आपकी मैक्सिमम कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्जन करना है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, उसी तरीके से फिर सेल रिटर्न। अच्छा, अब अगर आप सोचें तो भाई मेरे पास 31 दिसंबर की जो इन्वेंट्री थी, उस टाइम को मेरे पास एक इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, वो मैंने निकाल ली 3 जनवरी को, ड्राइंग कर ली उस इन्वेंट्री की। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो मेरे पास 31 दिसंबर को पड़ी हुई थी इन्वेंट्री, तो ड्राइंग को वापस मुझे क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, तो ड्राइंग से ऐड हो रही है, क्योंकि बैकवर्ड जा रहा हूँ, पुराना सोच रहा हूँ कि पहले तो थी ना, बाद में निकली है, ये पहली तारीख के बाद निकली है, सही। उसी तरीके से अगर कोई इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हो, अब ये ओवर वैल्यू इन्वेंट्री जो होती है ना, ओवर वैल्यू जो आपके पास इन्वेंट्री होती है, देखो यार फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास इन्वेंट्री 10 जनवरी को ओवर वैल्यू है, 100 रुपए की ओवर वैल्यू हुई है, कितने रुपए की ओवर वैल्यू हुई है, 100 रुपए। जब भी आप ओवर वैल्यू का केस देखोगे ना, तो इसका मतलब आपने इन्वेंट्री को बढ़ाया हुआ है, और इन्वेंट्री को किसी भी सूरत में बढ़ाना गलत है। तो आप उसको ऐसा नहीं करोगे कि भाई अगर आप पीछे जा रहे हो तो ओवर वैल्यू को आप वापस ऐड कर दोगे, नहीं, ओवर वैल्यू हमेशा सपरेट ही होगा, जो ज्यादा हुई भी होगी जितने से वैल्यू हमेशा सपरेट कर दोगे, तो यहाँ पे भी ओवर वैल्यू जो आपकी है इन्वेंट्री ओवर वैल्यू वो आपकी सपरेट हुई है। अंडर वैल्यूड अगर हुई भी होगी तो उसको ऐड कर दोगे, वही वाइस वर्सा सिचुएशन, अगर कोई डिस्ट्रॉय हो गई ड्यूरिंग द टाइम तो आप उसको सपरेट ही करेंगे क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुकी, सही है। उसके बाद फिर आगे बोलता है इन्वेंट्री ऑन सेल और बेसिस ऐड कर देंगे क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, और परचेज और बेसिस लेस कर देंगे क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। तो अभी उल्टा कैसे जा रहे हैं वो सवाल के अंदर पहुंच के देखते हैं क्या चीज, क्वेश्चन को देखो गौर से। सबसे पहले ये बात करना क्या स्टार्ट करता है, नंबर 1, अब देखो बोलता है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ हिल टू कैरी आउट हिज एनुअल स्टॉक टेकिंग्स एट द वीक एंड एंड टू एडजस्ट द फिगर ऑब्टेन इन ऑर्डर टू अराइव एट द एक्चुअल डेट, ठीक है। वीकेंड के वीकेंड कैलकुलेट करता है एट द कॉस्ट ऑन द डे दैट हिज अकाउंटिंग ईयर एंड, ठीक हो गया, ऑन 31st ऑफ में, यानी कि इसकी क्लोजिंग कब होती है,
31st ऑफ मई होती है और ये वीकली अपनी क्या कर रहा होता है, इन्वेंट्री को काउंट कर रहा होता है। अच्छा, बोलता है इन 1984 स्टॉक टेकिंग वाज नॉट कंप्लीटेड, यानी कि बोलता है इन 1984 स्टॉक टेकिंग जो थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी अंटिल 3rd जून। On that date, the value of the stock on the premises was 11,522. अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने जो स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है वो करनी कब की है? 31st ऑफ मई की करनी है। और आपको जो इन्वेंट्री दी हुई है वो कब तक की दी हुई है? 3rd जून की। मुझे बताओ आपने आगे जाना है या पीछे जाना है? पीछे जाना है, यानी कि 3rd जून तक, यानी 1 से लेकर 3 जून तक की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उनको वापस रिवर्ट करना है, घुमा देना है, उल्टा कर देना है। और आपको इन्वेंट्री चाहिए किस दिन की? जिस दिन उसकी क्लोजिंग होगी, और वो क्लोजिंग डेट क्या है इसकी? 31st ऑफ मई। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट होने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाई हमें ये पता है कि हमने बैकवर्ड जाना, बैकवर्ड कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 3rd जून दैट वाज 11,522। इसमें तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब आप सब भूल जाए और अब आप देखें तो वो सबसे पहली एडजस्टमेंट देता है, बोलता है द एवरेज रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स प्रोसीड्स वर 20%। क्या बोल रहा है कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता था वो सेल्स का 20% होता था। सही है, सेल्स का 20%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो भी आप सेल्स करते थे, जो भी आप सेल्स करते थे 100% की, तो जो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती थी वो 80% पड़ती थी, 20% का प्रॉफिट कमा जाते थे। इसका मतलब ये हो गया जो भी सामान 100% आप सेल करते थे, उस 100% सेल का जो भी सेलिंग प्राइस होती थी उसका 80% कॉस्ट होती थी। ये बात हो गई, इसका मतलब तो ये हुआ। सही है। अच्छा, क्या आपको ये भी पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको प्यार से दूसरा नाम मार्जिन बोल सकता हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स मार्जिन बोल सकता हूँ। अच्छा, मार्जिन अप्लाई किस पे होता था? सेल्स पे। आता ही क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ आई? सही। तो ये वाली बात है कि आपकी सेल्स जो 100% सेल्स होगी, 100% सेल्स की वैल्यू होगी, उसका 80% कॉस्ट होगा, 20% प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स बन जाता है। सही है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज बोलता है नंबर 2, एडजस्टमेंट। आप देखो, परचेज तो हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस पे, इसके अंदर तो मार्क का मार्जिन लगेगा ही। परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड 1 to 3 जून टोटल 320। आपने कितने की परचेज करी है? 320 की। किस टाइम के दौरान करी है? अच्छा, मुझे ये बताओ, अब एडलेस भूल जाओ, मुझे ये बताओ 31 तारीख को ये माल था या नहीं था? नहीं था। अब इसके अंदर जो 11522 है, इसके अंदर ये एडेड है 320। मुझे अगर पुरानी वैल्यू निकालनी है तो उसको ऐड करूं या लेस करूं? लेस। तो 320 जो भी है ये आपका, ये क्या हो जाना चाहिए? लेस। तो मुझे बताओ, हमने कोई एडलेस याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, हमने ये सोचना है कि हम पुरानी इन्वेंटरी निकाल रहे हैं। तो अगर 1 से 3 तक के बीच में कोई इन्वेंटरी आई है तो पहले तो वो मौजूद नहीं होगी 31 मई को, तो उसको लेस कर दो। लेस कर दिया 320। क्लियर? अगली एडजस्टमेंट पर देखो, बोलता है नंबर 2, सॉरी नंबर 3, सेल्स टोटल 460 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यानी कि सेम पीरियड मतलब 1 से लेकर 3 तारीख तक आपकी सेल्स हुई है। कितनी सेल्स हुई है? 460। लेकिन ये जो 460 है, क्या ये 460 तुम्हारी इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। और मैंने क्या चीज सिखाई कि जब सेल्स की एडजस्टमेंट कर रहे होगे और सेल्स रिटर्न की एडजस्टमेंट कर रहे होगे, तो पहले तुम्हें सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? कॉस्ट प्राइस। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 460 आपकी सेल्स है और वो 100%, तो कॉस्ट कितना परसेंट है? अबे कॉस्ट 80% है, प्रॉफिट 20% रख रहा था ना। तो क्या तुम इसकी कॉस्ट निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? कि रॉस मल्टीप्लाई करके 460 इंटू 80 डिवाइड बाय 100। बताओ कॉस्ट कितनी आ रही? 368। ये 368 क्या है? कॉस्ट है। सबसे पहली बात ये समझ आ गई कि सेलिंग प्राइस को हमेशा कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। सवाल में मार्जिन गिवन होगा आपको। सही। अच्छा, अब अगली चीज सुनो, अगली चीज सुनना गौर से। ये सेल्स किस दौरान हुई है? 1 से लेकर 3 तारीख तक। क्या ये जो गुड्स मैंने 1 से लेकर 3 तारीख तक बेची है, क्या ये 31 तारीख को मौजूद होगी? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि 1 से लेकर 3 पे बेची है, 31 तारीख को मौजूद होगी पिछले महीने की क्लोजिंग में। यानी कि अब इस वैल्यू को मुझे ऐड करना चाहिए इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए या लेस करना चाहिए? ऐड। क्योंकि ये सामान बिक गया था तो इधर तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। सही है। इस 11,522 में तो ये अब रिकॉर्डेड नहीं होगा क्योंकि ये तो बिक चुका है। लेकिन 31 तारीख को ये मौजूद था क्योंकि ये बिका ही इस दौरान है, 1 से लेकर 3 तारीख के दौरान बिका है। तो इसको मुझे क्या कर देना चाहिए? ऐड या लेस?
ऐड करना चाहिए, लेकिन ऐड करूंगा तो इन्वेंट्री को ऐड करते हुए सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करूंगा या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 368, सेलिंग प्राइस कितनी है 460, तो ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 368। बात समझ आई? तो सेल्स को यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था पीछे फॉर्मेट के अंदर कि जब हम सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे बैकवर्ड जाते हुए तो सेल्स को ऐड तो करेंगे, लेकिन किसके ऊपर करेंगे रिकॉर्ड? कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस निकालना मैंने आपको सिखा दी कि जो भी मार्कअप, जो भी मार्जिन आपको गिवन होगा यानी वो प्रॉफिट की परसेंटेज है, तो सेल्स का 20% वो प्रॉफिट रखता है, तो 80% उसकी कॉस्ट होगी। सही है? अच्छा भाई आगे सुनो, अब क्या हुआ, अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। बोलता है सेल्स रिटर्न। अच्छा भाई सेल रिटर्न बोलता है, अच्छा सेल्स हो या सेल रिटर्न हो, दोनों सेल्स की सेल प्राइस के ऊपर ही रिकॉर्ड हुई भी होती है आपकी बुक्स के अंदर। सेल रिटर्न हुई कितने की है 36 की, किस दिन हुई है ये 2 जून। पहले 31 मई को ये सामान मौजूद था या नहीं होगा? 2 जून को वापस हुआ है ये सामान, 31 को मौजूद होगा या नहीं होगा? हाँ भाई, क्यों होगा? क्योंकि आपने तो बेचा हुआ था ये सामान, सेल रिटर्न हो रही है ना, किस दिन हो रही है 2 को, तो 31 को ये होगा या नहीं होगा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप बोल रहे हो नहीं होना चाहिए लेकिन, तो मेरे पास ये 3rd ऑफ जून की जो वैल्यू है 11522, इसमें सेल रिटर्न एडिड होंगी, इसमें सेल रिटर्न एडिड हो गई होंगी ये वाली या नहीं हो गई होंगी? इसमें तो हुई भी होंगी, क्योंकि इसी दौरान तो सेल रिटर्न आई है, इसी दौरान तो इन्वेंट्री वापस आई है, तो जब इसने काउंट करा तो इन्वेंट्री इसके पास पड़ी थी, लेकिन 31 तारीख को थी या नहीं थी? तो अब मुझे क्या करना चाहिए इन्वेंट्री को? एड या लेस? अभी एडेड है, आई भी है, पहले थी या नहीं थी 31 तारीख को? लेस करेंगे भाई, लेस करेंगे। 31 को तो मौजूद नहीं थी ना, कब आई है? दूसरी तीसरी तारीख को आई है, तो क्या करेंगे? हमें कौन सी इन्वेंट्री चाहिए आप ये मत भूलना कभी, 31 तारीख वाली इन्वेंट्री चाहिए। क्या 31 तारीख को ये रिटर्न आ गई थी या नहीं आई थी? नहीं आई हुई थी, नहीं थी, लेकिन क्या 3 तारीख को ये रिटर्न आ चुकी है? तो 3 तारीख को रिटर्न आ गई, तो 3 तारीख वाली वैल्यू के अंदर इन्वेंट्री में ये रिटर्न शामिल है। तो अब क्या करेंगे, 31 वाली निकालनी है, तो तब तो ये शामिल नहीं थी, तो माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, लेकिन किस पे लेस करेंगे, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस। अब इसकी कॉस्ट प्राइस निकालोगे कैसे? देखो भाई, सेल्स की वैल्यू 100% यानी कि वो कितनी है, सेल्स की वैल्यू कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 40, मैं बोल सकता हूँ ये 100% है। कॉस्ट कितनी है 80%, निकालो ना। हाँ जल्दी जल्दी निकाला करो, जल्दी जल्दी। 32, ये 32 क्या है, वो जो सामान तुम्हारे पास सेल रिटर्न आई है उसकी कॉस्ट, तो मैं रिकॉर्ड भी क्या करूंगा, कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा, तो यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा 32 का सेल रिटर्न। ये यहाँ पे भी कैलकुलेशन होकर दिखाई दी है, लेकिन आपको आसानी से मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि 100 और 80% जो है वो आपने रिकॉर्ड करना है, जो 80% है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड नहीं करनी। क्लियर है? आगे सुनो, फिर क्या हुआ, बोलता है अगली बात, बड़ी नॉर्मल सी बात कर रहा है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट goods included in the stock valuation of $100 had been valued in error at their selling price। बोल रहा है सुनो कि आपका जो स्टॉक है ना वो आपने सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर दिया है, हालांकि स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। बढ़ाया हुआ या कम करा हुआ? बढ़ाया हुआ, ओवर वैल्यू हुआ हुआ। अभी क्या करोगे, कम करेंगे, अंडर वैल्यू करेंगे, कितना कम करेंगे? तो सेलिंग प्राइस 100 से नहीं बढ़ा हुआ, बोल रहा है 100 सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड हुआ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 80, हाँ या नहीं? 80 होगी। इसको तो आप x रख के कैलकुलेट, 100 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, 80, मतलब इतना तो हमें भी आता है। मुझे बताओ इन्वेंट्री कितने से कम करनी चाहिए? हाँ भाई 80 से या 20 से? 20 से कम करेंगे, लॉजिकल बात है, सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड है, प्रॉफिट निकाल लो उसके अंदर से, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा ही क्या, कॉस्ट प्राइस। तो भाई यहाँ पे आए और यहाँ पे आके जो ओवर वैल्यूड इन्वेंट्री है उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस। कितना माइनस करा 20, क्यों 20 माइनस करा, 100 माइनस 80। अब 80 निकालने तो सबको आता था, तो 80 के बारे में मैंने कोई खास बात नहीं करी, और वंस आप इन सबको एडलेस करेंगे तो आपके पास ये इन्वेंट्री आ जाएगी। अब मुझे बताओ ये जो तुम्हारे पास इन्वेंट्री आई है ये है कौन सी डेट, 31 ऑफ मई की है, 31 ऑफ मई की है। आगे बढ़ते हैं,
सवाल देखो, सवाल बोलता है कि लीज फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 30 सितंबर 1989, यानी कि इसका फाइनल ईयर कब खत्म होता है, एक साल कब खत्म होता है, 89 में सितंबर. बट ही वाज नॉट एबल टू कैरी आउट द स्टॉक टेकिंग अंटिल 4 अक्टूबर. अब याद रखो कि पेपर के अंदर ज्यादातर बैकवर्ड ही आएगा, क्योंकि बैकवर्ड थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है बनिस्बत फॉरवर्ड के. फॉरवर्ड में तो जो आया ऐड, जो गया लेस, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, उल्टा करना होता है. सही है. अच्छा जी, तो अगेन सवाल बैकवर्ड का ही है, उल्टा ही जा रहा है, क्योंकि आपने कब का निकालना है, 30 सितंबर की इन्वेंटरी निकालनी है. और ये बोल रहा है ये कब तक नहीं कर पाया इन्वेंटरी काउंट, 4 अक्टूबर तक, यानी कि अगले 4 दिन तक काउंट नहीं कर पाया, तो अब 4 दिन पीछे जाना है, तो बैकवर्ड हो गया पहली बात. तो ऐसे समझोगे फॉरवर्ड बैकवर्ड, लिखा हुआ नहीं होगा कहीं कि फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड करना है. हाँ, आगे की इन्वेंटरी दी हुई है और पीछे की निकालनी है तो बैकवर्ड है, पीछे की दी हुई है और आगे की इन्वेंटरी निकालनी है फॉरवर्ड है. फॉरवर्ड निकालना बच्चों का काम है, तो फॉरवर्ड कम से कम देगा और बैकवर्ड ज्यादा देगा. तो हम सारे जितने सवाल करेंगे वो बैकवर्ड के ऊपर ही करेंगे. सही. अच्छा, बोलता है when the value of physical stock on the premises was found 9420 at cost price. बोलता है कि जो इसका स्टॉक था ना 4 अक्टूबर को, वो कितने का स्टॉक था, 9420. फिर बोलता है the following additional information is available. कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, देखो क्या है. सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन देता है, नंबर 1, द एवरेज रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स प्रोसीड पर 40%. इस बार मार्जिन कितना परसेंट बच रहा है, मार्जिन कितना है, 40%. यानी कि अगर सेल्स है 100% की, तो कॉस्ट कितनी होगी, तो प्रॉफिट कितना होगा, बाकी का प्रॉफिट होगा. सही है, यही होगा. ये बात समझ आती है, इसका मतलब हमें ये तो समझ आ गई बात कि ये किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना. अच्छा भाई आगे सुनो, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है. सबसे पहले हम लिख देंगे इन्वेंट्री एट 4 अक्टूबर. स्टार्ट करते हुए सवाल के अंदर, तो इन्वेंट्री एट 4 अक्टूबर वो कितनी है हमारे पास, 9420. क्लियर हो गई बात. फिर क्या बोलता है कि आपने परचेज करी है 1 से लेके 4 अक्टूबर तक. ये परचेजेस क्या 30 सितंबर को होंगी, नहीं मौजूद होंगी. अब आपने करी है तो क्या ये जो 9420 है इसके अंदर वो ऐड हो चुकी होंगी, हो चुकी है. अच्छा, जो परचेजेस होती है वो तो होती कॉस्ट प्राइस पे, परचेज तो सेलिंग प्राइस पे नहीं होती ना. सही है. तो अब ये 560 को मुझे ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए, लेस, क्योंकि पिछले महीने के आखिर में ये मौजूद नहीं थी, बल्कि ये इस महीने के शुरू में खरीदी गई है. तो मुझे क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए. किसमें से लेस कर देना चाहिए, 9420 में से. डन. तो यहाँ पे आए और लेस परचेज, लेस परचेज कितने की, 560. ठीक हो गई बात. अगली एडजस्टमेंट पढ़ो. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, सेल इनवॉइस टोटल. सेल इनवॉइस, सेलिंग प्राइस टोटल 800 ड्यूरिंग द सेम पीरियड. आपने सेल्स करी है, आपने सेल्स करी है. ऐसे ऐसे नहीं सोचना जैसे मैं सोचवा रहा हूँ, बस वैसे सोचोगे ना दिमाग क्लियर चलेगा. आपने ये सेल्स किस दौरान करी है, 1 से लेके 4 अक्टूबर तक. क्या ये जो इन्वेंट्री तुम 1 से 4 के बीच में बेच चुके हो 30 सितंबर को मौजूद थी तुम्हारे पास, लेकिन अब जो तुम्हारे पास इन्वेंट्री आई हुई है 9420, इसमें तो ये इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे कौन सी निकालनी है, पिछली वाली. तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड बैक. लेकिन क्या सेलिंग प्राइस ऐड बैक कर दूं या पहले कॉस्ट प्राइस निकालूं, कॉस्ट प्राइस. अब मेरा बेटा कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस कितनी है 800. क्या ये 800 आपकी टोटल 100% बन रही है, कॉस्ट कितनी बनेगी इसका 80%, नहीं सॉरी कितना है 60% थी ना इस सवाल में, 60%. कितना आ रहा है 480. ये 480 क्या कर दूंगा मैं, इन्वेंट्री के अंदर ऐड बैक कर दूंगा. ये देखो ऐड 480. एडलेस कभी याद करने मत बैठना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पूरा गलत करके आओगे. कॉन्सेप्चुअली सोचो ना, ये बात क्या हो रही है, नॉर्मल सी बात है ये. जब ये दूसरा चल रहा है ना, तीसरे चौथे क्वेश्चन तक आप खुद ही कर रहे होगे बैठ के. मैं जब तक करवाता रहूंगा जब तक आपके दिमाग में बात नहीं बैठ जाएगी, क्योंकि ये वो बात है जो ना आपको 9 में कभी किसी ने पढ़ाई होगी, ना 10 से पढ़ाई होगी, ना 11 में पढ़ाई होगी. ये वो बात है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, छोड़ दूंगा पढ़ाने, छोड़ दूंगा. सही बात समझे, नहीं पढ़ाई हो तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ो तो जाहिर सी बात है कोई चीज फर्स्ट टाइम डेबिट क्रेडिट भी पढ़ा था ना, तो आपकी ऐसी की तैसी हुई होगी, पता नहीं क्या चल रहा है. सही, तो ये नॉर्मल है. मैं जब तक कराता रहूंगा जब तक हो नहीं जाए, तो आप बेफिक्र रहे. आगे सुनो, कोई बात नहीं. अच्छा जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट. बोलता है नंबर 4, a sale return note of $50 was issued on 3rd October for goods written on that day. 3rd of October को सेल रिटर्न हुई है ना, यानी कि क्या ये जो तुम्हारी सेल रिटर्न हुई है ये 3rd अक्टूबर के बाद जो तुमने इन्वेंट्री काउंट करी है, ये इन्वेंट्री इसमें शामिल करती होगी, क्योंकि अब तो सामान वापस आ चुका है. लेकिन क्या ये सामान तुम्हारे पास 30 सितंबर को तुम्हारे इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, नहीं या नहीं बेटा, बिका हुआ था तभी तो वापस आया है.
तभी तो वापस आया है, बिका हुआ था तभी वापस आया है, तो अब क्या करो? ऐड या लेस? पहले बिका हुआ था, 30 तारीख को बिका हुआ था, अभी वापस आया हुआ है, मैंने कब की निकालनी है? 30 की। लेस करेंगे। थोड़ा बेहतर हुआ पिछले बार से, इस बार सेल रिटर्न आपको कि भाई क्या चल रहा है, लेकिन अब रिकॉर्ड किस पे करोगे? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? अच्छा, सेल दो या सेल रिटर्न हो, दोनों आपको सेलिंग प्राइस दी हुई होगी, कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट कैसे निकालो? 50, 100 x 60, हाँ जी, हाँ, $30 का, तो ये सेल रिटर्न आ गया $30 का, ये लो, ये रहा, लेस कर दिया। कुछ हद तक बेहतरी आई आपकी जिंदगी में, और बेहतरी लाते हैं। अब क्या बोलता है? बोलता है नंबर 4, अब सुनना, गुड्स रिटेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस होती है, रिटेल प्राइस, सही है। रिटेल प्राइस थी 250 की, हैड बीन सेंट टू अ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ऑन 25 सितंबर। 25 सितंबर को आपने सामान बेचा था, सही है। These goods are returned by the customers on 10th of October, और वो गुड्स वापस कब आएंगे? 10 अक्टूबर को वापस। सवाल ये उठता है कि जो मैंने 25 सितंबर को ये माल किसी और के पास भेजा था, ये मुझे इन्वेंट्री में काउंट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था, क्योंकि ये तो सेल और रिटर्न बेसिस है, इसको तो मुझे इन्वेंट्री में काउंट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इन्वेंट्री में काउंट नहीं किया हुआ होगा, तो अब क्या कर देंगे? इन्वेंट्री में काउंट करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये आपकी सेलिंग प्राइस है, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो भाई इसकी पहले तो वो कॉस्ट निकाल लो, कितनी है? 250, 150 सबका आ गया है, 150 आ गया है, ये निकालने आ गया है, तो देखो इसने यहाँ पे भी कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 150 डन हो गया। तो सेल और रिटर्न में कंफ्यूज मत होना, ये भेजा हुआ भी हो ना साल खत्म होने से पहले भी, तो भी आपकी इन्वेंट्री में काउंट होना चाहिए। आपने काउंट नहीं किया हुआ होता क्योंकि आप वेयर हाउस में काउंटिंग करके आ जाते, तो उधर तो नहीं पड़ा हुआ ये माल, ये तो किसी और के पास पड़ा हुआ है आपका माल, लेकिन है आपका, तो इन्वेंट्री आपकी, तो सेल और बेसिस अभी ये बात समझ आई कि ऐड करेंगे इसके अंदर हम लोग, सही। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे देखो, तो आगे क्या बोलता है? इट वाज found that goods which had a cost of 420 when purchased in August 1989 had a market value of 110। मार्केट वैल्यू मतलब ये अब रियलाइज कितने की हो रही है? 110 की हो रही है, पहले कितने की थी? तो तुमने पहले इन्वेंट्री में इसको कितने का रिकॉर्ड किया हुआ था? इसको होने कितने का चाहिए? 110 का। ज्यादा करीबी है कम करीबी है? ओवर वैल्यू। तो अब क्या करेंगे? कम कर देंगे। कितने से कम कर देंगे? 310। कितने से ज्यादा रिकॉर्ड करी हुई? इन्वेंट्री थी कितने की? 240 से लिखा हुआ है, तो 440 लिखा हुआ है, ओके, ये इधर इधर गलती हुई है ये, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको 240 कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर है, ये 420 है और वो 240 हो गया है, सही है, 24, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 240, सही। अब बात समझ आ गई? तो अब क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे, 240 और 110 का कितना डिफरेंस आ रहा है? 130 का। 130 क्या कर लेंगे? बढ़ाई भी थी ना इन्वेंट्री, ओवर वैल्यू करी हुई थी ना इन्वेंट्री, ओवर वैल्यू, अब सही कर लेंगे, क्लोजिंग आंसर आ जाएगा। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आई, ये कौन सी आई? 30 सितंबर की है। देखें इसको गौर से, क्लियर है? आगे बढ़, बोलता है द फाइनेंशियल ईयर ऑफ लू सॉन्ग एंडेड ऑन 30th of September 1994। इसका ईयर एंड कब होता है? 30 सितंबर को होता है 1994 को। It was not possible to carry out stock taking till 4 October। 30 सितंबर क्लोज करते हो, लेकिन 4 अक्टूबर तक कैलकुलेट नहीं कर पाए अपनी इन्वेंट्री को, यानी कि अब आज 4 अक्टूबर आ गई है और तुम्हें इन्वेंट्री कब की चाहिए होगी? 30 सितंबर की। वापस जाना पीछे ही है, बैकवर्ड ही जाना है। अच्छा जी, अब सुनो, बोलता है द वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्टॉक ऑन द प्रेमिसेस वाज फाउंड 13600, यानी कि 4 अक्टूबर को तुम्हारा स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है तुम्हारे पास? 13,400। तो सबसे पहले 13,600 जो भी वैल्यू है ये हम आएंगे, और ये अगेन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इसको 13,500 अज्यूम करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे एरर हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत पुरानी मार्किंग स्कीम से लिया गया है, तो टाइप किया गया है ये सारा, सही है, क्योंकि पुरानी मार्किंग स्कीम जो 80s 90s के जितने सवाल हैं बुकों के अंदर, वो टाइप ही करे हैं, सही, क्योंकि वो उसमें नहीं मिलते, इंटरनेट पे नहीं होते, सही। अच्छा भाई, खैर, तो ये लिख लिया हमने, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब सुनो आगे, आगे क्या बोलता है? बोलता है the following additional information also available, sales made during the year 1 to 4 October total 1600। अच्छा, इस सवाल के अंदर इसने यहाँ पे हमें मार्कअप मार्जिन नहीं दिया हुआ, लेकिन फोर्थ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है द एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स प्रोसीड पर 40%, यानी कि जो तुम्हारी सेल्स होती थी वो कितनी होती थी? 100% की,
तो उसकी कॉस्ट कितनी होती थी 60%, तो प्रॉफिट कितना रखते थे 40%। ये बात समझ आ गई। अब तुमने सेल कब से कब तक करी है, 1 से लेकर 4 तारीख तक सेल हुई है। ये जो तुम्हारे पास इन्वेंट्री है 1356 1350, जब तुमने ये सेल कर दी 1 से 4 के बीच में, तो क्या ये इन्वेंट्री इसमें शामिल है या नहीं है? अभी की बात करो, क्या 13500 में जो तुमने सेल कर दी है 1 से लेकर 4 अक्टूबर के दरमियान, ये तुम्हारी इन्वेंट्री में शामिल है या नहीं है या नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ थी या नहीं है या नहीं है? नहीं है। लेकिन क्या मेरे पास ये इन्वेंट्री 30 सितंबर को मौजूद होगी? तब बोलोगे थी। पहले देखना कहां से, ऊपर से, यहाँ पे अभी इसमें शामिल है या नहीं है? नहीं है, लेकिन पहले थी, तो अब क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐसे समझ आएगा ना ऐड करना या लेस करना? बात समझ आई? अच्छा भाई अब सुनो भाई, कैलकुलेट करो ना, 1600, सब लोग एक दफा कर लो, 1600 100 60 और x कितना आ रहा है 960। 960 ऐड बैक कर देंगे। देखो बेटा सेल्स की वैल्यू दी हुई है ना ये एडजस्टमेंट में, देखिए सही है, बात समझ आ गई, क्लियर, डन। आगे बढ़े, अगली एडजस्टमेंट देखो। अगली बोलता है नंबर 2, परचेजेस इनवॉइसेस रिसीव फॉर द सेम पीरियड टोटल 1200 300 worth of goods purchased were not allowed until 6 अक्टूबर। अब ये इसने कोई बहुत ही कोई अजीब सी बात करी है, साथ में समझते हैं। बोलता है भाई कि आपकी परचेज इनवॉइस थी, तो परचेज इनवॉइस को जो है ये क्रेडिट परचेज हो गई है, सही है। बोलता है कि ये आपने सेम पीरियड में रिसीव करी है, यानी ये जो आपकी परचेज हुई है ना 1200 और 300 की, ये सेम पीरियड के अंदर रिसीव हुई है, सही। क्या ये परचेज मेरे पास पहले मौजूद थी? क्या ये इन्वेंट्री पहले मौजूद थी? नहीं, लेकिन अभी ये जो 13500 ना इसमें मौजूद है, लेकिन पहले ये 30 सितंबर वाली इन्वेंट्री में मौजूद नहीं होगी, तो मुझे इसको क्या कर देना चाहिए, सबट्रैक्ट कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। क्या चीज? अभी देखते हैं इसको। एक तो ये इसने बोला कि एक 1200 की इन्वेंट्री थी, एक 300 की इन्वेंट्री थी, वर्थ ऑफ गुड्स परचेज वर नॉट अलाउड अंटिल 6 अक्टूबर। इस बात को इग्नोर ही कर दो मेरे ख्याल से। क्यों माइनस होगी? ओके, वो ये कह रहा है, सुनो सही है, ये सही बोल रही है। ये बोल रही है कि आपने 1200 रुपए की जो परचेजेस करी थी, उसमें से 300 रुपए की ऐसी परचेजेस है जो अनकंफर्म है। अनकंफर्म का मतलब क्या है, परचेज और रिटर्न बेसिस के ऊपर है आपके पास। अच्छा, जो परचेज और रिटर्न बेसिस के ऊपर आपके पास इन्वेंट्री होती है, सही है, परचेज और रिटर्न बेसिस के पास जो आपके पास इन्वेंट्री होती है, क्या आप उसको वैल्यू करते हो अपने पास या नहीं करते हो? आप उसको अपनी इन्वेंट्री मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं मानते हो। तो 1200 में से कितनी इन्वेंट्री है जो परचेज और रिटर्न बेसिस के ऊपर है? 300 की। तो हम क्या करेंगे, इसको नेट कर लेंगे, 1200 में से 300 माइनस कर देंगे। डन। 1200 में से क्या करेंगे, 300 को माइनस कर देंगे। क्लास ले रहा हूँ, वेट करो। अच्छा, क्या बात कर रहा था मैं? ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास इन्वेंट्री काउंट में होनी कितनी चाहिए? 900 की जो इन्वेंट्री है, ये खरीदी कब गई है? हाँ भाई, 1 से 4 के बीच में 31 को मौजूद थी या नहीं थी? तो क्या करेंगे, परचेजेस को सही, इसको लेस कर देंगे। तो उसने यहाँ पे ना बस प्रॉब्लम ये थी कि वो नॉट अलाउड लिखा हुआ था, लेकिन इधर अब वो जो टर्म इस्तेमाल करेगा वो परचेज और रिटर्न बेसिस की टर्म इस्तेमाल करेगा। उसको माइनस कर देते हैं ना हम अपने पास, सही है। और लेकिन हम अपने पास उसको रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हमें किसी इन्वेंट्री में उसको शामिल दिया हुआ है तो उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी इन्वेंट्री नहीं होती ना। और सेल और रिटर्न बेसिस की जो इन्वेंट्री किसी और के पास हमने रखवाई होती है वो हमारी होती है, उसको हम ऐड करते हैं अपने पास। यही बात करी थी हमने, सही बात समझ रहे? अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे आ जाओ, तो आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है नंबर 3, a sale return credit note for $100 was issued on 3rd October for goods written on that day। भाई सेल रिटर्न हुई है 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को सामान वापस आ गया। 30 सितंबर को ये सामान आपके पास था या नहीं था? नहीं था, लेकिन अभी आ चुका है।
अगर अभी ये माल आ चुका है तो जो अभी ये तुम्हारे पास ये जो बैलेंस है 13500 इसमें ये सामान शामिल है, लेकिन 30 सितंबर को ये नहीं होना चाहिए था शामिल। तो अब क्या करेंगे, ऐड या लेस कर देंगे। लेकिन सेल्स रिटर्न है तो सेलिंग प्राइस पे रिटर्न हुई है तो कॉस्ट प्राइस में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ कितना आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट कर लो कितने के 60 आ जाएगा। तो 60 रुपए की सेल रिटर्न लेस कर देंगे। देखो यहाँ पे डन, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। बोलते हैं नंबर 4, goods with a retail price of 250 had been sent retail price against selling price। और सेल्स रिटर्न बेसिस जो होती है, पहली बात ये हमारी अपनी इन्वेंट्री होती है, लेकिन हम अपने पास रिकॉर्ड कॉस्ट पे करेंगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं करेंगे पहली बात। तो 250 की आपने सेंड टू अ कस्टमर ऑन सेल और रेंट बेसिस ऑन 26 सितंबर। दीस गुड्स वर रिटन बाय द कस्टमर ऑन 10 अप्रैल। अच्छा, आप जब सेल और रेंट बेसिस की एडजस्टमेंट पढ़ते हो तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ये सेल और रेंट बेसिस उन्होंने अपनी इन्वेंट्री में काउंट नहीं करी थी। तो इसका मतलब 30 सितंबर की जो आपने इन्वेंट्री कैलकुलेट करी होगी उसमें ये इन्वेंट्री आपने काउंट नहीं करी थी होगी। लेकिन क्या ये इन्वेंट्री आपको काउंट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, क्योंकि सेल और रेंट का मतलब तुम्हारी अपनी इन्वेंट्री है, रखी किसी और के पास है। तो इसका मतलब मुझे इसको ऐड करना चाहिए या सबट्रैक्ट करना चाहिए? पहले तो ऐड करना चाहिए। अब ऐड करूंगा तो सेलिंग प्राइस पे ऐड करूंगा या कॉस्ट प्राइस पे? तो क्या इसकी कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं? 150 कॉस्ट प्राइस, ये देखो ऐड 150। ये आंसर तो आप सबको निकालने आ रहा है ना? देखो, जो सेल एंड बेसिस होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपने इन्वेंट्री किसी और के पास भिजवा दी है। अब आप जो इन्वेंट्री काउंट करते हो ना, वो वेयर हाउस के अंदर जाके करते हो। तो अब जो वेयर हाउस में आप इन्वेंट्री काउंट करोगे, वो इन्वेंट्री तो सिर्फ वो निकलेगी जो यहाँ पड़ी हुई है। तो आपको एडजस्टमेंट में लिख के देगा कि कुछ ऐसी इन्वेंट्री थी जो सेल एंड बेसिस पे आपके पास से गई हुई है। तो अब आप उसको क्या कर लोगे, ऐड बैक, क्योंकि इन्वेंट्री का कोई टी अकाउंट तो बनता नहीं है, तो ये आपको अलग से दिया हुआ होगा। क्लियर होती है बात? सही है, आगे सुनो। अब क्या बोलता है, आगे बोलता है भाई कि गुड्स विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ $100 हैड बीन फाउंड डैमेज, इट हैज बीन डिसाइडेड टू स्क्रैप। और आपकी कुछ गुड्स है वो क्या हो चुकी है, वो आपकी डैमेज हो चुकी है, यानी कि खराब हो चुकी है। अच्छा, ये सवाल मैं आईएएस के ही थ्रू मैं सोच रहा था। तो याद रखिएगा कि अगर आपकी कोई गुड्स डैमेज हो जाए ना, इस बात को याद रखिएगा। ये वाली बात तो शायद पीछे भी आपको जाके क्लियर कर देता हूँ, कहाँ पे बात कर रहे थे हम ये वाली। इधर मेरे ख्याल से किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, इधर पूछा था क्या, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें कहता क्या था, इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू नहीं करो। और अगर हम ये बोले कि आज हमें पता लग चुका है कि ये गुड्स डैमेज हो चुकी है और हाँ हम मानते हैं कि ये 31 तारीख को मौजूद थी, तो क्या इन गुड्स को तब दोबारा रिकॉर्ड करना सही है या गलत है? आपको क्या लग रहा है? 31 को मौजूद थी, लेकिन हमें अब तो पता लग गया है ना, अब तो पता लग गया है ना कि ये जल गई है, खराब हो चुकी है, अब ये हमारी इन्वेंटरी में काउंट नहीं होने वाली है। तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही कर देंगे, अपनी बुक्स में से निकाल देंगे, क्योंकि हम इन्वेंटरी को ओवरस्टेट किसी भी हालत में नहीं कर सकते। और प्रूडेंस का कहता था कि फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस है उनको आज ही रिकॉर्ड करो। कहता था या नहीं कहता था? तो ये फ्यूचर का एक्सपेंस आपको नजर आ गया कि हो गया ये खर्चा, हो गया ये खर्चा। यही मैं चीज सोच रहा था कि आपके लेवल पे अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसने इस एडजस्टमेंट को दिया है, तो ये बात मैं आपसे अभी क्लियर कर रहा हूँ, आपको आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही। तो इन्वेंट्री फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों के अंदर अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप लेस ही करोगे, डिस्ट्रॉय अगर हो जाए तो आप लेस ही करोगे। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेटेड फ्यूचर एक्सपेंस था, लेकिन अब तो ये पता लग चुका है कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो तो बोलता है कि लग रहा हो कि कोई नुकसान हो जाएगा, अभी से रिकॉर्ड कर लो, ये तो तुम देख चुके कि नुकसान हो गया है, तो आप इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट ही करोगे। और यहाँ पे भी देख लेते हैं इसने क्या करा हुआ होगा, लेकिन खैर हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो बोलता है कि गुड्स डैमेज हो गई थी और वो कितने की हो गई थी, $100 की। हालांकि ये किस टाइम पीरियड में डैमेज हुई है, 1 से लेके 4 तारीख के दरमियान में डैमेज हुई है, लेकिन मैं इन्वेंट्री कब की निकाल रहा हूँ, 31st की। अब उसूलन आप ऐसे सोचो आम कैलकुलेशन से, तो इसको मुझे एड बैक कर देना चाहिए, लेकिन प्रूडेंस कौन से बीच में आगे बोलता है कि फ्यूचर एक्सपेंसेस जो लॉसेस हैं उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, तो ये इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको $100 माइनस करना चाहिए डैमेज को। बात समझ आई? और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो वो एक छोटी सी कंफ्यूजन एक अचानक से दिमाग के अंदर आई थी कि ये तुम लोगों के पास अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। सही है, बात समझ आई? तो डैमेज हो ना गुड्स, वो साल के बाद भी हो, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब कैलकुलेट करोगे उसको आप लेस ही कर दो, उसको आप निकाल ही दो। बात समझ आई? एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सही है, एज पर IS2। लेकिन IS2 पूरा आपको जाहिर सी बात है कि कोर्स में नहीं है, IS2 आप जाके पढ़ते हो, जो पूरा पढ़ते हो वो A2 के अंदर जाके पढ़ते हो, लेकिन ये सारी वही बातें कर रहा है आपसे। क्लियर होती है? सही है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्या खुद से पहले अटेम्प्ट करना चाहोगे? कोई पेरेंट भी आए हैं, मैं उनसे मिल लेता हूँ एक दफा, जरा अटेम्प्ट करके तो देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। गलती करोगे ना, आगे करवाता हूँ। आउच, निकाल लिया फाइनल आंसर? निकाला या नहीं निकाला? निकालो ना, ताकि पता तो लगे कितने पानी में हो भाई। क्या बोल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 20%, यानी कि 80-100 का रेशियो है। अच्छा जी, फिर क्या बोलता है? 1 से लेके 4 तारीख तक आपकी सेल्स हुई थी 960 की, तो 960 को कन्वर्ट कर लिया। बैकवर्ड जाने को ही बोला ना सवाल को शुरू में। क्या 690? ये तो सेलिंग प्राइस है ना। हाँ मतलब सही से भी बैठ के देखूंगा ना। नहीं, बाकी सब भी कर लो, एक दफा कर लो, ताकि एक साथ सबको पता लगे कि किसने क्या गलती की है अब तक। किस किसने निकाल लिया? कौन कौन निकाला यार? कितनी एडजस्टमेंट है? देखो, एक स्टॉक है जो आपने ओवरकास्ट करा हुआ है, एक स्टॉक है जो आपने अंडरकास्ट करा हुआ है। ये दो एडजस्टमेंट है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट की। बाकी ऊपर वाली जो एंट्रीज है, एक सेल्स की है, एक परचेज मेड एंड रिसीव यानी कि परचेजेस की है, और एक सेल रिटर्न की है। और क्या है सवाल में? और तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ भाई, कुछ हुआ नहीं हुआ? हो गया? तुम लोगों का हुआ? कैलकुलेट करा? फाइनल आंसर आया? क्या है? क्या? करो करो, जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्या आ रहा है? 7 3 2 2 4। और तुम्हारा 3 7। ऐसी थोड़ी है सफेद हो गए सब जवानी में है। 1 7 3 7 4। इस पे हम कोई खास भरोसा करें? किसी का ये आ रहा है या किसी का भी ये वाला नहीं आ रहा? 4 का किस चीज का डिफरेंस है? सेल रिटर्न कितने की है ऊपर? क्यों ओवर वैल्यू में क्या मसला है? इन्वेंट्री शीट हैड बीन ओवर वैल्यू बाय 160 had been valued in error at their selling price। यार सेलिंग प्राइस वही आपने कन्वर्ट कर दिया होगा। इसके अंदर जो आपने कम करना है वो 20% से कम करना है। खाली आप लोगों ने वही किया होगा, वो 80% कम करने की बात करती है। ये बोल रहा है कि आपकी इन्वेंट्री है जो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड हो गई है, और आपने रिकॉर्ड किस पे करनी है? कॉस्ट प्राइस पे। जैसे वो वाला सवाल था ना, 100 माइनस 80 20 का डिफरेंस लिखना था आपने, वो काम है भाई। सेलिंग प्राइस कितने की है? 160 की है। कॉस्ट प्राइस कितने की होगी? 1। क्या चीज? 150 माइनस
हाँ इसको 150 कर लो फिर, ये गलती जरूर हो सकती है, मैं मानता हूँ, ये पीछे भी सवाल में आई थी, इसको 150 कर लो। आप सॉल्व करो, 150 के हिसाब से करो, कितना आ रहा है? 120 आ रहा है ना? कौन सी वैल्यू गलत आ रही है? ये सवाल में ही गलत है, 150 होगा, 160 नहीं होगा पहले तो। सही है, वो सही कर लो। उसके अलावा और क्या है? और तो हाँ भाई, यही आ रहा है। वो सिर्फ वो जो आंसर में डिफरेंस आ रहा है वो इधर 160 लिखा हुआ था, इधर 150 से कैलकुलेशन करी है, तो जिससे उसने कैलकुलेशन करी है मैंने उस वैल्यू को ऊपर मेंशन कर दिया था। सही है, ताकि उसी से 120 भी आ जाएगा आपको और फाइनल हो जाएगा। सही है। अच्छा भाई फिर आगे आ जाओ जरा, एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं यार। इस क्वेश्चन को देखो तो क्या बोलता है, अ ट्रेडर बिगन स्टॉक on 30th of June 1981, ठीक है, बट डिड नॉट कंप्लीट द टास्क अंटिल 4 जुलाई 1981, यानी कि वो क्लोजिंग कब करता था? 30 जून को करता था, लेकिन 4 जुलाई तक, बेटा ध्यान दो इधर सवाल पे, वही चीजें करवा रहा हूँ। अब ध्यान दो सवाल पे, तो बोलता है कि 4 जुलाई तक नहीं कर पाया, मतलब बैकवर्ड जाके निकालनी है या फॉरवर्ड, पहले तो ये बता दो। 4 तक नहीं कर पाया, आपको निकालनी 30 तारीख की है, तो पीछे जाना है, बैकवर्ड है, स्टेटमेंट बनेगी। From the following details, draw up a statement to show the value of stock at cost price at 30 जून 1981। ठीक है, तो ये तब का आपने स्टॉक कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब स्टॉक वैल्यू या वैल्यू ऑफ स्टॉक इन वेयर हाउस ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 जुलाई, यानी कि 4 जुलाई के रात में या शाम में जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो कितना पड़ा हुआ था? 9420। और स्टॉक हमेशा अकाउंट वेयर हाउस में जाके होता है, मतलब ऐसा ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ये जो मैं आपको 80 से अगर सवाल करवा रहा हूँ तो वो इस लेवल पे भी नहीं जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो इसके अंदर अंदर ही रहेगा। सही है, क्योंकि आपको पता है ना कि वो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है तो वैसे वैसे अकल कम होती रहती है। सही है, आज लोग पता नहीं कैसी कैसी पार्टियों को फॉलो कर रहे हैं, आप ये देखें, जैसे कि बाकी तमाम। अच्छा भाई आगे आ जाओ जरा। आगे बोलता है कि परचेज फॉर 1 to 3 जुलाई इंक्लूसिव, आपकी जो परचेज हुई है वो कितने की हुई है? 520 की हुई है। एड या लेस? लेस कर देंगे, 520 कर दिया लेस। आगे बोलता है सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, सेल्स हुई है कितने की? 960 की। लेकिन सवाल के अंदर अभी तक मुझे मार्क मार्जिन नजर नहीं आया, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता है द ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सही है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि सेल्स जो है वो 100% होती है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी होती होगी? 80%। तो क्या आप इसकी सेल्स की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो बेटा? 768, तो ये देखो 768 ऐड कर दिया इसने। क्लियर, बात समझ आई? सही है। अब उसके बाद आगे बढ़ो तो फिर क्या बोलता है, गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर सीडी, वाओ नाइस नेम, फॉर 150 ड्यूरिंग जून वर स्टिल इन वेयर हाउस एंड हैड, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हैड बीन इंक्लूडेड इन द फर्म्स क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा देखो बोल क्या रहा है, सुनो सुनो भाई सुनो, बोल क्या रहा है? बोल रहा ये है कि इसने एक सेल मारी थी, सामान बेचा था, लेकिन वो सामान अभी तक कस्टमर को डिलीवर नहीं किया, इसके पास पड़ा हुआ था। इसने जब इन्वेंट्री काउंट करी तो इस स्टॉक को भी अपने पास ऐड कर लिया। मुझे बताओ ये उसका अपना स्टॉक है या वो बेच चुका है? बेच चुका है, तो उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में स्टॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो कितना स्टॉक है वो? भाई 120 का तो सेल करा है ना उसने। सोल्ड कितने का सेल करा है? 150, तो 150 क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। सही है जी, तो 150 अगर 100% है तो इसका 80% क्या होगा? 120। तो 120 से रिकॉर्ड करेंगे, यानी सबट्रैक्ट कर देंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। बात समझ आई? सही है। अब आप खत्म हो गए, 5 ही थे। है ही नहीं ना, ये 80s के सवाल थे, करवा दिए। बैकवर्ड फॉरवर्ड के सवाल आए थोड़ी है अभी तक, जो अभी आए हुए थे वो आपको करवा दिए पास में। तो 2 सवाल है, वो भी एक इन्वेंट्री का थोड़ा सा पूछा हुआ था, दूसरे के अंदर एक एडजस्टमेंट दी हुई थी, दैट्स। इसके अलावा नहीं आया।
सही है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन इटसेल्फ आसान है, आप अगर इसको अपने दिल पे लोगे ना तो आपके फिर आपके हालात अलग हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को दिल पे नहीं लेना, इसको बिल्कुल नॉर्मल आम तरीके से सोचना, आम तरीके से इंशाल्लाह ताला होता है। सही है। तो ये अभी हमने क्वेश्चन 5-8 क्वेश्चन कर लिए, ये सही है, टॉपिक कर लिया, तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से ये टॉपिक कंप्लीट है।